देखो थर्ड डिसीजन क्या है, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन में अगर तुम देखोगे, 2 मिनट, हाँ डिविडेंड डिसीजन। तो आज हमने पढ़ा डिविडेंड डिसीजन में। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट में से वो कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे, डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे, और कितना हिस्सा वो अपने पास एज अ रिज़र्व रखे, रिटेन्ड अर्निंग करके रखे। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है, रिज़र्व बना के रखे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कंपनी को 20 लाख का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी 20 लाख के 20 लाख जो है डिविडेंड बांट देती है शेयर होल्डर में, ऐसा नहीं होता। कंपनी कुछ हिस्सा अपने पास रिज़र्व बना के रखती है और कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे देती है। तो डिविडेंड डिसीजन में हमने यही देखना है कि कितना हिस्सा 20 लाख में से, क्या 20 लाख में से ऐसा करें क्या, मतलब कंपनी ने यही डिसाइड करना है कि कितना हिस्सा 20 लाख में से कि 12 लाख हम डिविडेंड दे दें और 8 लाख रिजर्व रखें, ये डिसीजन ले, या फिर 8 लाख डिविडेंड दे दें और 12 लाख अपने पास रखें, ये डिसीजन ले। मतलब यही डिसीजन हमने लेना है कि जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा एज अ डिविडेंड दिया जाए शेयर होल्डर को और कितना रिजर्व बना के रखा जाए अपने पास। बात में आ गई। तो हमने ये डिसीजन इसमें डिविडेंड डिसीजन में इस डिसीजन की बात हमने करनी है। क्लियर हो गया। तो कितना पार्ट प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रिजर्व बना के रखें। अब देखो ये 2 बातों पे डिपेंड है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट मान लो 20 लाख हुआ, अगर तो कंपनी चाहती है फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहती है, फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहती है, तो ग्रोथ करने के लिए पैसे चाहिए, तो कंपनी अब फोकस किस पे कर देगी, रिजर्व बनाने पे कर देगी। ठीक है, कंपनी किस पे फोकस करेगी, रिजर्व बनाने पे फोकस ज़्यादा करेगी। कंपनी रिजर्व बनाने पे फोकस क्यों करेगी, क्योंकि रिजर्व बनाएगी तभी तो वो आगे चल के ग्रोथ कर सकेगी। अगर कंपनी का फोकस, इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी का जो फोकस है वो रिजर्व की तरफ है, अगर कंपनी का फोकस ग्रोथ की तरफ है, अगर कंपनी का फोकस ग्रोथ की तरफ है, तो वो क्या करेगी, डिविडेंड कम देगी, डिविडेंड लेस पे करेगी, कम पे करेगी। क्लियर है। और रिजर्व पे ज़्यादा फोकस करेगी। समझी बात, क्लियर है। तो इस चीज़ से पता लग रहा है कि अब कंपनी क्या करेगी, अगर फोकस ग्रोथ पे है तो कंपनी रिजर्व पे फोकस ज़्यादा करेगी और डिविडेंड पे करेगी लेस। क्लियर है। तो हमें कुछ कारण देखने पड़ेंगे जो कारण हमारे इफेक्ट करेंगे डिविडेंड डिसीजंस को। फिलहाल पता लग गया डिविडेंड डिसीजन में क्या करना है, हमने यही देखना है कि प्रॉफिट में से कितना हिस्सा एज अ डिविडेंड दिया जाए और कितना हिस्सा एज अ रिजर्व बना के हम अपने पास रखें। क्लियर है। क्योंकि तुम्हें पता है कि कंपनी, देखो जो प्रॉफिट होता है वो ओनर का होता है, ओनर ओनर कौन है कंपनी में, शेयर होल्डर हैं। ठीक है ना, कंपनी में ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है वो ओनर का होता है और ओनर कौन है, शेयर होल्डर है। अब यहाँ पे बट कंपनी को तुम्हें पता है कि मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसीजन लेते हैं कि प्रॉफिट में से कितना हिस्सा वो देंगे शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में और कितना हिस्सा वो क्या करेंगे एज अ रिजर्व अपने पास मेंटेन करके चलेंगे। क्लियर हो गया डिविडेंड डिसीजन। 3-4 चीज़ों की तरफ से मैंने बता दिया तुम्हें। चलो अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये जो डिसीजंस हैं वो रिलेटेड हैं किससे, प्रॉफिट और सरप्लस से रिलेटेड है। कि जो डिसीजन लेने हमने प्रॉफिट से रिलेटेड लेने कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, कितना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर के बीच में, और हाउ मच केप्ट असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग, और कितना रिजर्व हम अपने पास रखेंगे। ठीक है ना, कितना अपने पास साइड में रिजर्व के रूप में हम रखेंगे। क्लियर है। तो ये हमने इसमें देखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो इसके बाद अब पढ़ेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। क्लियर है। पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग। पहला क्या है, अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी अर्न ज़्यादा कर रही है, मतलब हाई अर्न कर रही है, अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर रही है, हाई अर्न कर रही है, तो डिविडेंड पे करेगी मोर, डिविडेंड मोर पे,
है ना। अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो डिविडेंड उसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी लेस अर्न कर रही है तो कंपनी पे क्या करेगी, लेस डिविडेंड, क्योंकि कंपनी खुद ही कम कमा रही है पैसे, कम प्रॉफिट है तो कम, क्योंकि डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? ठीक है यहाँ तक। तो डिविडेंड कंपनी लेस पे करेगी, लेस अर्न है। अगर हाई अर्न है तो डिविडेंड ज़्यादा पे करेगी कंपनी, और कम अर्न कर रही है तो लेस डिविडेंड पे करेंगे। आगे है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है कि अगर स्टेबल अर्निंग रहती है, हर साल कंपनी को मान लो 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 21 लाख का हो रहा है, कभी 21 लाख का हो रहा है, कभी 20 लाख का हो रहा है, फिर 22 लाख का हो रहा है, मतलब ऐसे 21 लाख, 20 लाख, 22 लाख, ऐसे स्टेबल अर्निंग हो रही है, इसको स्टेबल अर्निंग कहेंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी ऊपर नीचे है लेकिन इसको भी स्टेबल अर्निंग ही कहेंगे हम। ठीक है ना, भले थोड़ी सी ऊपर नीचे है। तो अगर ऐसी अर्निंग हो रही है, हर साल स्टेबल अर्निंग हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ पैसे हम हर साल कमा ही रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी। समझी बात? कंपनी क्या करेगी, अगर स्टेबल अर्निंग है कंपनी के पास, स्टेबल अर्निंग है, तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी, डिविडेंड अच्छा खासा देगी। क्लियर है? और मैं एक बात बता दूं, डिविडेंड का मतलब तो तुम्हें पता है ना, डिविडेंड का मतलब क्या होता है। जैसे डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो पैसे शेयर होल्डर को देती है, जैसे कंपनी बैंक से लोन लेगी, तो इंटरेस्ट पे करती है। ऐसी कंपनी जब शेयर होल्डर से पैसे लेती है, लोगों से पैसे लेती है, तो कंपनी बदले में क्या पे करती है, डिविडेंड। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, ऐसी हम लोगों से पैसे लेते हैं तो लोगों को, शेयर होल्डर को क्या पे करते हैं, डिविडेंड। क्लियर है? तो अगर अर्निंग स्टेबल होगी तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। समझी बात? आगे है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड नेक्स्ट पॉइंट है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कई कंपनी क्या सोचती है ना कि भाई वो सोचती हैं कि हमने एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अपनानी है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब अगर हम हर साल 10 लाख रुपए ऐसा डिविडेंड दे रहे थे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल हम 10 लाख रुपए दें, मतलब डिविडेंड के रूप में दें। अगर ऐसे हम हर साल डिविडेंड के रूप में 10 लाख रुपए हर साल डिविडेंड के रूप में देते हैं तो लोगों को दिखेगा कि भाई ये कंपनी जो है हर साल डिविडेंड देती है, तो हमारी एक अच्छी रेपुटेशन मार्केट में जाएगी। क्लियर है? लोग हमारी कंपनी में पैसे लगाएंगे और उन्हें पता है कि ये स्टेबल डिविडेंड देते हैं। समझी बात? फिक्स्ड अमाउंट हमें देते ही देते हैं शेयर होल्डर को। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि अगर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है, कई कंपनी की पॉलिसी यही रहती है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अगर सम कंपनीज की क्या स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी रहती है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब हर साल वो कुछ डिविडेंड देंगे ही देंगे, जितना हर साल देते हैं। 10 लाख रुपए देते हैं हर साल, तो हर साल 10 लाख रुपए देते ही देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो इम्प्रूव करती है रेपुटेशन ऑफ द कंपनी की रेपुटेशन इंप्रूव करती है लोगों के, शेयर होल्डर्स के बीच में। क्लियर है? कि शेयर होल्डर ये सोचते हैं कि भाई इस कंपनी में पैसे लगाने में फ़ायदा है, क्योंकि इस कंपनी में हमें ये दिख रहा है कि हर साल ये डिविडेंड देते ही देते हैं। समझी बात? तो इसका फ़ायदा दिखता है लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बाद क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। देखो मैंने ये तो बता दिया ऑलरेडी कि अगर फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ प्लान है, उन्हें ये पता है कि हमने फ्यूचर में कुछ ग्रोथ करनी है, तो वो क्या करेंगे, लेस डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि वो रिजर्व ज़्यादा बना के रखेंगे अपने पास, है ना। उनको पैसे की ज़रूरत है फ्यूचर में, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करनी है, तो वो डिविडेंड लेस पे करेंगे। अगर कंपनी का कोई फ्यूचर में कोई मोटिव नहीं है, नो ग्रोथ मोटिव है कि फ्यूचर में कोई ग्रोथ का मोटिव नहीं है, नो ग्रोथ मोटिव, तो फिर कंपनी क्या पे करेगी, कंपनी पे मोर डिविडेंड, क्योंकि कंपनी तब ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी। क्यों ज़्यादा पे करेगी डिविडेंड? क्योंकि कंपनी को फ्यूचर में पैसे रखने की लोड़ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं करने के बारे में सोचा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसके बाद कैश फ्लो पोजीशन, नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है, अगर हम डिविडेंड पे करेंगे, देखो अगर कंपनी डिविडेंड पे करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि आउटफ्लो ऑफ कैश देखने को मिलेगा, मतलब तुम्हारे पास से पैसा जाएगा, है ना, और पैसा तुम्हारे पास से जाएगा। तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी, तो डिविडेंड पे का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास से पैसा जाएगा, और तुम डिविडेंड कब पे करना चाहोगे, जब तुम्हारे पास पैसा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड तभी डिक्लेयर करेगी
कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड तभी डिक्लेयर करेगी जब उनके पास सरप्लस कैश होगा। क्लियर है? क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि पेइंग डिविडेंड। पेइंग डिविडेंड का मतलब पता है क्या? डिविडेंड पेमेंट का मतलब है आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश तुम्हारे पास से जाएगा और कैश तुम तभी देना चाहोगे, कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड तभी जब उसके पास सरप्लस कैश होगा। अगर कैश ही नहीं है सरप्लस तो डिविडेंड कहाँ से देगी? क्लियर है? नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी बस याद रखना कि अगर टैक्स जो होंगे वो हाई होंगे तो कंपनी लेस डिविडेंड पे करेगी। ठीक है? अगर कंपनी टैक्स जो होंगे हाई होंगे वो तो कंपनी क्या करेगी? लेस डिविडेंड पे करेगी। और अगर टैक्स क्या होंगे? टैक्स लो होंगे तो कंपनी पे मोर डिविडेंड। कंपनी क्या करेगी? मोर डिविडेंड पे करेगी। क्लियर है? अगर टैक्स क्या होंगे? लो होंगे तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी। समझी बात? देखो टैक्स हाई और लो का फ़र्क क्या है। जैसे मान लो ना, मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ कि तुम्हें दे रखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर। क्लियर है? टैक्सेशन पॉलिसी क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आउट टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। अब यहाँ पे वर्ड से ही पता लग रहा है कि प्लान बनाना है किसके रिगार्डिंग? फाइनेंस के रिगार्डिंग, यानी मनी के रिगार्डिंग हमने प्लान बनाना है। मनी के रिगार्डिंग क्या प्लान बनाना है? जैसे मैं पूछूं कि भाई घर में एक मैरिज फंक्शन है, मैरिज का फंक्शन है, तो मैंने कहा कि भाई इसमें तुम फाइनेंशियल, मैरिज का फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, तो मैंने कहा कि इसमें तुम फाइनेंशियल प्लानिंग करो। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि तुम प्लानिंग करोगे मनी से रिलेटेड। मीन्स अब क्या क्या प्लानिंग करोगे मनी से रिलेटेड? क्या क्या प्लानिंग करोगे? सबसे पहले देखोगे कि एस्टिमेट करोगे कितनी मनी तुम्हें चाहिए मैरिज को पूरी करने के लिए। एस्टिमेट करोगे रिक्वायरमेंट, कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, पहले वो एस्टिमेट करोगे। फिर ढूंढोगे तुम सोर्सेज, कहाँ कहाँ से वो पैसे लेके आ सकते हो, कौन कौन से वो तरीके हैं सोर्सेज। पहले क्या करोगे? रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करोगे कि फंक्शन में कितने पैसे की ज़रूरत है, फिर कहाँ कहाँ से वो पैसे आएंगे, और फिर कैसे उसको बेस्ट यूज़ करना है, उनका बेस्ट यूज़ कैसे करना है। इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। ऐसी तो प्लान बनाओगे तुम भी, है ना? तुम्हें मैं कहूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, मैरिज में फंक्शन है, मैरिज का फंक्शन है, तो तुम भी सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम्हारा काम क्या रहेगा? सबसे पहले तुम्हारा काम रहेगा कि भाई कितनी एस्टिमेट करोगे रिक्वायरमेंट, कितनी मनी की रिक्वायरमेंट हमें है। फिर देखोगे कहाँ कहाँ से वो मनी अरेंज होगी, सोर्सेज। फिर देखोगे उसका बेस्ट यूज़ कैसे करना है कि ताकि वेस्टेज ना हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग कुछ ऐसा ही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ये एक क्रिया है, काम है, जिसमें हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं फंड्स रिक्वायरमेंट, कितनी फंड की रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट करते हैं पहले। फिर उसके बाद स्पेसिफाइंग द सोर्सेज, सोर्सेज देखते हैं कि कहाँ से हम पैसे लेके आएंगे। सोर्सेज ऑफ फंड लिखा है ना, तो कहाँ से वो पैसे लेके आएंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से अरेंज करेंगे, और फिर उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? ऑप्टिमम मैनर में। ऑप्टिमम मैनर मतलब बेस्ट मैनर में। क्लियर है? उसको यूज़ कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे? बेस्ट मैनर में। इसी को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, फंड की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, और फिर सोर्सेज को कहाँ कहाँ से वो पैसे आएंगे, और फिर उनको कैसे यूटिलाइज करना ऑप्टिमम मैनर में, मतलब बेस्ट मैनर में। फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है यहाँ तक? इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इधर आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के? क्लियर है? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले ये इंश्योर करना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का ये इंश्योर करना है। फाइनेंशियल प्लान हम इसीलिए बना रहे हैं कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी तो हमारे पास कोई तरीका हो, है ना? अगर कोई लड़ाई में जा रहा है, युद्ध करने जा रहा है, तो उसको क्या होगा कि भाई उसके पास हर हथियार होना चाहिए हर सिचुएशन से निपटने के लिए। क्लियर है? तो इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम प्लान बना रहे हैं तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होनी चाहिए, फंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब फंड हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है। व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी वो फंड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है? उसकी गारंटी हमारे पास होनी चाहिए, मतलब अगर कभी भी हमें फ़ंड की आगे चल के रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम का फ़ंड हम कहाँ से लेके आएंगे। मुझे पता है कि 2 साल बाद मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 साल बाद कहाँ से अरेंजमेंट होगी उसकी भी
पहले से प्लानिंग मैंने कर रखी होगी। क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। इसी को पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे पता लगा 2 साल बाद मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, तभी मैं 2 साल पहले 2 साल बाद मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, मुझे पता लग गया है, तो मुझे सोर्स भी देख लेना चाहिए कि कहाँ से वो अवेलेबल होगा फंड। क्लियर है? तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग का जब वेन एवर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? वेन एवर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जब भी रिक्वायरमेंट तुम्हें होगी तभी तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड हो, फंड की अवेलेबिलिटी हो। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि फर्म जो है वो बिना मतलब का फंड रेज ना करे, मतलब हम बिना मतलब कि एक दूसरे से पैसे ना ले। ठीक है ना? अब देखो जैसे मैंने कहा था कि मैरिज का फंक्शन है, इसमें एस्टिमेट है, मैंने एस्टिमेट किया कि हमें पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है 10 लाख। मैंने एस्टिमेट किया हमें पैसे की ज़रूरत है 10 लाख, और मैं बिना मतलब में ले ही जा रहा हूँ, 15 लाख लोगों से ले ही जा रहा हूँ। गलत है ना? बात समझ आ रही है? तो हमने क्या करना है, सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जो फर्म है, फर्म क्या करे, नॉट रेज, मतलब रेज ना करे, पैसे ना ले अननेसेसरी मतलब बिना मतलब ही। ठीक है? जिस कोई अगर हमें नहीं चाहिए पैसे तो नहीं ले। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि फंड अवेलेबल करे जब भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी, और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि फंड रेज ना करे अननेसेसरीली। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के? नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हम ये देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हेल्प करता है इन कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड, मतलब जितना हमें फ़ंड चाहिए उतना फ़ंड कलेक्ट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टीमेट करते हैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायरमेंट, कितना फ़ंड हमें चाहिए पहले वो एस्टीमेट करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास मैंने पहले एस्टीमेट कर लिया मैंने, मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैंने एस्टीमेट कर लिया मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद देखा मैंने कि मेरे पास ना 8 लाख पड़े हैं, तो कितने की शॉर्टेज है? 2 लाख की। तो पहले तुमने क्या करना है, एस्टीमेट कर लेना है। मैंने लिखा है ना, पहले क्या लिखा है मैंने, एस्टीमेट कर लेना है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायरमेंट, जितने फ़ंड की तुम्हें ज़रूरत है उसे रिक्वायरमेंट को एस्टीमेट कर लो। उसके बाद शॉर्टेज कितनी हो रही है, और या फिर तुम्हारे पास कई बार सरप्लस होगा, 10 लाख की ज़रूरत है तुम्हारे पास 12 लाख है तो सरप्लस होगा, तो शॉर्टेज और सरप्लस की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सको, निकाल सको। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए करनी चाहिए कि पहले फ़ंड की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर लो और फिर देखो कि शॉर्टेज हो रही है कि सरप्लस हो रही है। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट है हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर ना हर कंपनी का अलग होता है। जैसे मैं कहूँ ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है। ए कंपनी ने क्या करा ना, इक्विटी से पैसे ले रखे 10 लाख, इसने ले रखे हैं इससे 8 लाख, और इससे ले रखे हैं इसने इससे इक्विटी से ले रखे 6 लाख, और डिबेंचर से इसने कोई नहीं ले रखा है, इसने ले रखे 2 लाख और इसने ले रखे हैं 4 लाख। ठीक है ना? इसने 3 लाख ले रखे, मान लो 3 लाख। ठीक है? बैंक से लोन जो है इसने कोई नहीं ले रखा है, इसने नहीं ले रखा है, इसने ले रखा है 1 लाख। तो तीनों की जो टोटल कैपिटल है वो देखोगे तुम कितनी है, 10 लाख। इसकी भी 10 लाख है और इसकी भी 10 लाख है, 6 3 9 1 10। अब तीनों कंपनी का अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है। ए कंपनी का सारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है, मतलब इक्विटी में, उसने सारे पैसे इक्विटी से लिए। और बी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो उसने इक्विटी और डिबेंचर से लिए, और सी कंपनी की बात करूँ तो उसने तीनों से लिए। तो ये बी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये ए कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, और सी कंपनी का ये है तीनों, मतलब इक्विटी, डिबेंचर और बैंक लोन। मतलब जहाँ से हमने पूरी कैपिटल अरेंज की है, अपने पैसे जितने बिजनेस में लगाए हैं, कहाँ से अरेंज करके लगाए हैं, उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। बात समझ आ गई? कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर हो गया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही हमें पता लगेगा कि हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रखना चाहिए। अब कंपनी को जो मैंने ए बताया था, बी बताया था, ये सी, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया था इन तीनों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ए बी सी ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, जिसकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, वो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, बढ़िया होगा। मतलब मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मान लो मैं ए में ना मैं 10,000 डिविडेंड दे रहा था और बी में मैं बस 1,000 रुपये डिविडेंड दे रहा था और डिवेंचर भी थे इसमें, डिवेंचर 2,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा था, तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओनली 3,000 थी। तो इस हिसाब से तो बी मेरे लिए बेस्ट हुआ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि बैंक से जो लोन लिया उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो वो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। शेयर से पैसे लिए तो उसके बदले में डिविडेंड दे रहा हूँ, तो डिविडेंड मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्लियर है? तो जिस भी सोर्स की, जिस भी कम्बिनेशन की, ए बी सी तीनों कम्बिनेशन में से जिस कम्बिनेशन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, कम होगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। वो मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, तुमने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या किसको कहना है, जिसकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या लिखोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड। या वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल के जो सोर्सेज है उनका कम्बिनेशन अगर हम कर दे, कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। और जिसकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, ठीक है ना, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग से ही हम कर सकते हैं कि कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर की मिनिमम कॉस्ट होगी। नेक्स्ट है मिनिमम कोऑर्डिनेशन वेरियस फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन में, अब देखो हर फंक्शन है बिजनेस में, बहुत सारे फंक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, फंड चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही हम एक दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन वाले को अच्छे खासे पैसे देंगे तब ये अच्छी प्रोडक्शन करेगा, तब मार्केटिंग वाला भी अच्छी, अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तभी मार्केट में वो बेच सकता है, मार्केट में ले जाएगा, तभी हमारी सेल इंक्रीज़ होगी। तो देख रहे हो, फाइनेंस के थ्रू ही अगर हम अच्छा पैसा देंगे प्रोडक्शन वाले को तो वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा, अच्छी क्वालिटी की बनाएगा, फिर मार्केट भी अच्छी हो जाएगी, उसकी मार्केट अच्छी हो जाएगी तो सेल भी अच्छी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो फाइनेंस देख रहे हो, फाइनेंस की वजह से ही तीनों में कोऑर्डिनेशन हुआ, तीनों अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, तीनों एक्टिविटीज़ अच्छी परफॉर्म कर पाएंगी। तो वही लिखा है कि कोऑर्डिनेशन जो है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस फंक्शंस, सेल्स, प्रोडक्शन और मार्केटिंग, ये किसके थ्रू होती है, उसके थ्रू ही होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। क्लियर है? लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे लिंक क्रिएट करता है, बताओ। प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे लिंक क्रिएट करेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में पता है कैसे लिंक क्रिएट करेगा, मुझे आने वाले 2 साल में कितने पैसे की ज़रूरत है, फ्यूचर में कितने पैसे की ज़रूरत है, मान लो 2 लाख की ज़रूरत है, तो मैं आज वो एस्टिमेट करूँगा ना, आज एस्टिमेट करूँगा और आज मैं वो सोर्स 2 लाख, फ्यूचर में 2 साल बाद मुझे कहाँ से वो पैसे अरेंज करने, वो सोर्स भी तलाशूंगा। बात समझ आ रही है? तो मैं फ्यूचर में और प्रेजेंट में लिंक क्रिएट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। क्लियर है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करती है, फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में लिंक क्रिएट करती है। क्लियर है? आगे है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट। ये कई बार केस स्टडी में लिखा आता है कि लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब था कि कहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, है ना को। और फाइनेंसिंग डिसीजन क्या था कि कहाँ से पैसे अरेंज करने हैं, अरेंज कहाँ से करने हैं, ठीक है ना, सोर्सेज तलाशने थे, ठीक है ना। तो फाइनेंसिंग डिसीजन और कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, तो इनमें लिंक कौन क्रिएट करता है, यही फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या देखते थे, अरेंजमेंट कहाँ से करने हैं, और फिर इसमें क्या देखते थे कि कौन से सिलेक्शन करते थे एसेट की, सिलेक्शन ऑफ फिक्स एसेट की सिलेक्शन करते थे कि कौन से एसेट में हमने पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो इन दोनों में लिंक कौन क्रिएट कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग ही क्रिएट कर रहा है। लास्ट है अवॉइडेंस, कन्फ्यूजन एंड वेस्टेज। अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड वेस्टेज, तो कोई भी कन्फ्यूजन और वेस्टेज अगर हो रही है तो वो उसको अवॉइड करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि हम फ्यूचर की चीज़ें पहले ही एस्टिमेट करके चलते हैं ना, कि फ्यूचर में मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैंने पहले ही एस्टिमेट कर लिया, तो मुझे फ्यूचर में जाके ये जब 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, 2 साल बाद 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पैसे कहाँ से लाऊँ, क्योंकि उसकी प्लानिंग मैंने पहले ही
बना रखी है, तो मैं कन्फ्यूजन नहीं हूँगा, ठीक है ना। तो अब कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और टाइम वेस्ट ना हो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, या मनी वेस्ट ना हो तुम्हारी इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये उतार लो फाइनेंशियल प्लानिंग।